जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और सबसे पहले इस हेडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक पॉइंट चार्ज है और ये है पॉइंट चार्ज जिसका नाम है प्लस क्यू, और जो पॉइंट ओ पर रखा हुआ है एयर आर वैक्यूम के अंदर। और इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। और इस पर हमने एक बहुत इन्फाइनेटली स्मॉल टेस्ट पॉइंट चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है क्यू नॉट। और टेस्ट पॉइंट चार्ज की जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है, और आपने यहाँ पर जो सोर्स चार्ज लिया है उसका भी नेचर पॉजिटिव ही लिया है। और आपको पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन का फोर्स एक्ट करता है, इसलिए इस टेस्ट पॉइंट चार्ज पर ये सोर्स चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो एक रिपल्सन का फोर्स होगा और इस डायरेक्शन में लगाएगा, जो हम ऐसा मान रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन है। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है, स्टैटिक फोर्स जो लग रहा है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किधर के लिए है, पी टू ए के लिए है, पी टू ए के लिए है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की जो डायरेक्शन है, इस ओ पॉइंट पर मौजूद जो सोर्स चार्ज है, पी पॉइंट पर मौजूद इन्फाइनेटली स्मॉल जो टेस्ट पॉइंट चार्ज क्यू नॉट है, उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, इसका कैलकुलेशन हम कूलाम्स के लॉ से करते हैं। अब अगर मैं कूलाम्स का लॉ लगाऊं तो पी पॉइंट पर मौजूद टेस्ट पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आर जो है इन दोनों पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। यहाँ पर हमने केवल और केवल इस कूलाम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का केवल और केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन नहीं लिखा है। डायरेक्शन अगर मुझे लिखना होगा तो मैं डायरेक्शन लिखूँगा कि एलोंग डायरेक्शन फ्रॉम पी टू ए, पी से ए की ओर जा रहा है यहाँ पर। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा कि सोर्स चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होगा? सोर्स चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ओ पर रखा हुआ जो चार्ज है वो नेगेटिव भी हो सकता है? यानी कि सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? तो ऐसा भी हो सकता है कि ओ पर रखा हुआ चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज से हम बात करें कि आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट पी है, अब वहाँ पर पॉइंट पी पर एक टेस्ट पॉइंट चार्ज क्यू नॉट रखते हैं, तो उस पर कितना फोर्स लगता है, तो उस पर कितना फोर्स लगता है उस फोर्स का कैलकुलेशन भी हम कूलाम्बियन फोर्स के तरीके ही करेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के तरीके करेंगे या कूलाम्स लॉ से ही करेंगे। अगर उस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, कूलाम्स लॉ से वही फोर्स कैलकुलेट करेंगे। बस डिफरेंस क्या है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, डिफरेंस क्या है इनमें और इसमें, इन दोनों फोर्सेस में डिफरेंस क्या है कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या था, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज था। क्या था? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज था, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज था, सोर्स चार्ज था। और यहाँ पर जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज हो जाएगा, सोर्स चार्ज हो जाएगा, टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज हो जाएगा। अब टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज का मतलब क्या है? टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज का मतलब ये हो गया कि इस टेस्ट पॉइंट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है वो सोर्स की ओर ही आ रहा है। यानी यहाँ अट्रैक्शन फोर्स को इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स को इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर किस फोर्स को इंडिकेट कर रहा है? रिपल्सन फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। तो रिपल्सन फोर्स को यहाँ इंडिकेट कर रहा है, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। इसका डायरेक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे, इसका डायरेक्शन आपको लिखना है तो लिखना होगा कि यहाँ पर टूवर्ड्स पी टू ओ, तो यहाँ P से O की ओर आ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, P से A की ओर जा रहा है, और दोनों फोर्स का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमने क्या, हमारी हेडिंग क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट करो ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। फोर्स हमने कैलकुलेट किया, लेकिन हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स
एफ अपान क्यू नॉट, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या करते हैं, ये फार्मूला जानते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स आपने अभी कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया, एफ इंटू वन अपान क्यू नॉट, इसको अगर लिख लें तो कितना कैलकुलेट किया, वो जितना भी कैलकुलेट किया यहाँ एफ नॉट की जगह पर वैल्यू रख दो आप। तो एफ नॉट की वैल्यू वन अपान एफ की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर और इंटू 1 क्यू नॉट। अब आप देखोगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा उसको हमें लिख लेना है, और E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई हमको। क्या मिल गई हमको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। और पॉइंट चार्ज ऐसा बिहेव करता है जैसा कि वो एक सेंटर पॉइंट हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एरिया का। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने मैग्नीट्यूड तो बता दिया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। तो आपने तो डायरेक्शन बताया ही नहीं, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा। आपने अगर ये वाला फोर्स की वैल्यू रखी है तो डायरेक्शन किधर होगा, P2A होगा। किधर होगा, टूवर्ड्स, अवे फ्रॉम द सोर्स होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होगा, सोर्स चार्ज होगा। या आप ऐसे कह सकते हो कि क्या किधर होगा, टूवर्ड्स P2A होगा, P से A की ओर होगा। अगर आपने ये वाला फोर्स रखा होगा तो ये वाला फोर्स रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इसका डायरेक्शन हो जाएगा, जो ये डायरेक्शन है। अब यहाँ पर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, F/Q0 होता है। Q0 यानी चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ये डिसाइड नहीं करेगा। यहाँ पर फोर्स को अगर देखें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर कोई डिसाइड करेगा तो वो केवल फोर्स ही डिसाइड करेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगा हुआ होता है। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम वही डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगा हुआ होता है। तो अगर हमने फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पहले केस का रखा, ये वाला रखा, तो इसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और ये वाला फोर्स रखा तो इसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कभी हमें मान लो लैंग्वेज लिखने का मन ही ना करे, लैंग्वेज नहीं लिखना है हमको, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला हमको वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा E वेक्टर 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q अपान, देखो कितना आया था, Q अपान R वेक्टर का होल स्क्वायर लगाओगे और यूनिट वेक्टर R लिखोगे, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और R जो यहाँ पर है वो एक पोजीशन वेक्टर है, एक पोजीशन वेक्टर है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि E की डायरेक्शन को यहाँ पर कौन डिसाइड कर रहा है, पोजीशन वेक्टर डिसाइड कर रहा है। जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखूं और Q अपान इसको R को, याद रखना R मॉड स्क्वायर का मतलब होगा रूट कितना होता है रूट R स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, R होता है। लेकिन ये देखो, आप देखो मॉड का स्क्वायर है तो इधर का भी स्क्वायर करोगे तो मॉड R स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यूनिट वेक्टर R हो जाएगा। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आप ये भी तो जानते हैं कि यूनिट वेक्टर R जो होता है वो वेक्टर R अपान मॉड ऑफ R होता है। और आपको ये पता ही चल गया है कि जो मॉड ऑफ R होता है वो R के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से यूनिट वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R अपान R भी लिख सकते हैं। इसकी जगह पर आप प्लेस कर दो ये वैल्यू,
तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², और यूनिट वेक्टर r की जगह पर वेक्टर r/r लिखोगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/r³ आ जाएगा और यूनिट वेक्टर r आ जाएगा, यूनिट वेक्टर नहीं r, वेक्टर r हो जाएगा। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ठीक है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज तो हो गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हम या नेक्स्ट हेडिंग इसी लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब अगर अपने पास कोई एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, सपोज कर लेते हैं ये है, और अपने पास कोई जो सिस्टम ऑफ चार्ज है सपोज कर लेते हैं ये है, और इस पर बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, बहुत सारे चार्जेस हैं। और इस चार्ज से सपोज कर लेते हैं कि R की पोजीशन पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। नहीं P मत यहाँ पर P, हाँ ठीक है, ये P पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दिस इज ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्ज। और हम ये मान कर चल रहे हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है, जो ट्रेडिशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उससे r डिस्टेंस पर है, या आप इसको r' मान लो, क्या मान लो, r' मान लो। और जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट को आप मान लो कि ये इसकी जो पोजीशन है वो कितना है, r पर है, कितने पर है, r पर है, पोजीशन कितनी है इसकी, r पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना सिस्टम ऑफ चार्जेज है अब इसकी वजह से P पॉइंट पर, या आप ऐसे सोच लो, आप ऐसा अगर बहुत क्रिटिकल नहीं ले रहे हो, बहुत सिंपली आप सोचो सिंपली कि मान लो ऐसे बहुत सारे चार्जेज हैं, ऐसे बहुत सारे चार्जेज हैं, और सिस्टम ऑफ चार्जेज की वजह से इस P पॉइंट पर आप इसकी वजह से हर एक चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो आपको याद आ गया होगा कि एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। अब हर एक चार्ज की वजह से यहाँ फोर्स निकालोगे P पर, हर एक चार्ज की वजह से फोर्स निकालोगे और उस फोर्स से बनता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का आप वेक्टर सम कर दोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेज हो जाएंगे। तो मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ कि वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट करो इस एट अ पॉइंट P ड्यू टू सेवरल चार्जेज आर सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो आप क्या देखोगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E1, और वेक्टर सम करते हैं E2 और E3 और E4 डॉट डॉट डॉट, जितना भी सिस्टम ऑफ चार्जेज में चार्ज एग्जिस्ट कर रहे होंगे Q1, Q2, Q3, Q4, उन सब की वजह से ये वेक्टर सम होता है। दिस इज द नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेज, यही होगा। हम लोग इसका एक थर्ड पार्ट करेंगे बेटा। थर्ड पार्ट का क्या नाम होगा, थर्ड पार्ट को मैं 3 लिख देता हूँ। थर्ड पार्ट का नाम होगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये इसके लिए एक अलग हेडिंग बनाऊंगा, इस लेक्चर में नहीं, बस मैंने ये बता दिया कि हम इस तरीके से कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखेंगे। तो हमने इस लेक्चर में ड्यू टू द पॉइंट चार्ज देखा और ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज देखा, और तीसरा जो है थर्ड वाला, ये इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बेटा। जिसमें हम बेसिकली देखेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से होता है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक देखेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अलग हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो थोड़ा लेंदी होने वाला है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।